एवरीवन, शुरू करते हैं एनसीईआरटी का नया चैप्टर दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एज यू कैन सी इन ऑन योर स्क्रीन्स, बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्यार से हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। बट नर्वस सिस्टम को समझने से पहले जो इनिशियल कंपोनेंट है उसके बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, हाउ इज इट वर्किंग, व्हाट ऑल कैन बी इट्स डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले बेसिक चीज के साथ शुरू किया जाए, दैट इज द नर्वस और न्यूरल टिश्यू। बेटा न्यूरल टिश्यू को मैं अंडर एनिमल टिश्यूज ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। एक जनरल आइडिया दे दूं, जो न्यूरल टिश्यू है इसमें होते हैं दो टाइप के सेल्स। वन इज नोन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी वो सेल जिससे सारा फंक्शन यहां पर होगा। मैं चाहूं तो इसको बोल सकती हूं एज द एक्साइटेबल सेल्स। राइट, वहीं पर जो नॉन एक्साइटेबल पार्ट है वो बना है नॉन एक्साइटेबल सेल्स से, यानी ये वो सेल्स हैं जो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट यस दे हैव इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। बेटा एक्साइटेबल सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स, और यहां पर इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, एंड नॉन एक्साइटेबल सेल, इफ यू रिमेंबर, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं बेटा। फर्स्ट वन इज न्यूरोग्लियल सेल्स या ग्लियल सेल्स भी जिनको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन के वेंट्रिकल्स को लाइन करने वाले सीलिएटेड एंड कोलुमिनार एपिथेलियम से बने हुए एपेंडाइमल सेल्स, और साथ ही हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट हार्मोन सिक्रीटरी या न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। राइट, न्यूरोग्लियल सेल्स वो सेल्स हैं बेटा जो कि न्यूरॉन्स के भी 10 गुना ज्यादा होते हैं, यानी इनका काउंट सबसे ज्यादा हुआ। न्यूरोग्लियल सेल्स के अंडर आते हैं हमारे दो टाइप्स, द मैक्रोग्लियल, दैट मीन्स द लार्ज साइज सेल्स। सो मैक्रोग्लियल सेल्स, साइज बड़ा है इनका, एंड द माइक्रोग्लियल सेल्स। याद आया बेटा? मैक्रोग्लियल सेल्स कैन बी स्टार शेप्ड, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रिएट करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे, रेस्पिरेशन यहां तक पहुंचाएंगे। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स। एंड दी अदर सेल्स जो कि ब्रांच्ड हैं और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दैट मीन्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीथ बनाएंगे उनको नाम दिया जाता है ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। राइट, जितने भी न्यूरल सेल्स हैं सभी का ओरिजिन माना गया आउटर जर्मिनल लेयर यानी एक्टोडर्म से, एक्सेप्ट दीज माइक्रोग्लियल सेल्स, क्योंकि जो माइक्रोग्लियल सेल्स हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से हैं जैसे कि हमारे ब्लड में है मोनोसाइट्स, दी मैक्रोफेजेस। इज दैट क्लियर? तो यहां बेटा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारे न्यूरॉन्स में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन स्ट्रक्चर ऑलरेडी टिश्यूज में क्लियर कर चुकी हूं। यहां हम पढ़ेंगे कि ये जो न्यूरॉन्स हैं किस तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम की मदद करते हैं, हाउ डू दे कंडक्ट इम्पल्स, यानी इनके अंदर इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होगा, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे वो फर्दर ट्रांसमिट होगा। आपने दो टर्म सुनी, कंडक्शन, कंडक्शन बेटा कंटिन्यूअस है, और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। राइट, सो सबसे पहले पढ़ लेते हैं एक न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स का ट्रेवल, दैट मीन्स इट्स कंडक्शन, सो इट इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स conduction,
राइट बेटा? नाउ हाउ इज इट डन? सी, नर्व इम्पल्स कंडक्शन का मतलब क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं बेटा। ये मान लेते हैं हम एक न्यूरॉन, ये हो गए हमारे डेंड्राइट। तो जब हम कहते हैं कि इम्पल्स कंडक्ट होना है, मैंने न्यूरॉन उल्टा बना दिया है पर ठीक है, इम्पल्स में दिखा सकती हूँ। दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द साइटॉन टू द साइनेप्टिक नॉब्स, इसे कहा जाता है इम्पल्स का कंडक्शन। यानी इस पूरे रास्ते में, दैट मीन्स इस पूरे रास्ते में यानी एक्सॉन में किस तरीके से इम्पल्स ट्रेवल किया, राइट? इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं इस हेडिंग के अंदर, राइट? दिस नर्व इम्पल्स कंडक्शन कंप्लीट्स इटसेल्फ इन 3 phases, या 3 अलग अलग स्टेट्स में होते हुए ये इम्पल्स पूरा होता है। सो लेट्स राइट इट। इट टेक्स प्लेस और इट कंप्लीट्स इन 3 phases और 3 states। मतलब न्यूरॉन 3 अलग अलग स्टेट्स में या 3 अलग अलग फेजेस में रहेगा, तब जाकर के ये इम्पल्स पूरे तरीके से कंडक्ट होता है, राइट? कौन कौन से वो स्टेट्स या कौन कौन से फेजेस हैं बेटा, उनके बारे में पढ़ लेते हैं इन अ टेबुलेटेड मैनर। पहले डायग्राम में समझेंगे सो दैट इट इज क्लियर इन योर माइंड एंड फर्दर विल मूव ऑन टू द थियरी पार्ट, राइट? सो कौन कौन से हैं वो स्टेट्स बेटा? There are 3 states as I told you, right? The very first one is called polarized or the resting membrane या resting state, राइट बेटा? इसके बाद जो स्टेट आता है उसे नाम दिया गया डीपोलराइज्ड और द एक्टिव स्टेट, and the last one is called, there's the third one, it is called repolarized state, यानी जिसमें पोलैरिटी वापस आ गई। so third one repolarized state। अगर फेजेस में बोलते बेटा तो हम बोलते पोलराइजेशन फेज, डीपोलराइजेशन फेज एंड repolarization फेज। आई होप इट इज क्लियर। पढ़ लेते हैं सबके बारे में बेटा। सी, एक्सॉन के ऊपर ही सारा जो खेल है सारा एक्सॉन में ही चल रहा है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं ताकि आपके लिए इसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर रहे। You'll have to pay attention to it so as to understand it really well. राइट बेटा? तो ये हो गया हमारा एक्सॉन का एक छोटा सा हिस्सा, राइट? सो दिस इज एक्सोलेमा, यानी एक्सॉन की कवरिंग। जो अंदर इसके फ्लूइड भरा हुआ होगा दैट इज कॉल्ड the exoplasm, और जो बाहर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। शॉर्ट में इसे हम ECF कह सकते हैं,
ये चीजें समझ में आ रही है बेटा? सी, एक्सॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन बेस्ड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ गेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग स्टिम्युलस पे एक्ट करते हैं, राइट? सो यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीजें हैं कुछ, उनको मैं दिखा दूं बेटा। That'll be better, I guess. See, मैं सिर्फ एक ही साइड को शो कर रही हूं इसे। बेटा यहां पर प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड गेट्स, राइट? ये हैं 2 गेट्स, एक ऐसा गेट जो कि अंदर की तरफ खुलता है। गेट हमेशा एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है। योर डोर कैन ओपन ओनली इन वन डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो दिस इज वन ऑफ द गेट्स। सोडियम गेट है ब्लू कलर से, और ये है पोटेशियम गेट। इट ओपन्स आउटसाइड, दैट इज शोन विद ग्रीन कलर, राइट? ऐसे ही यहां पर लीक कर रहे चैनल्स हैं, दे आर नोन एज लीकी चैनल्स, जो कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन आयंस का मूवमेंट करवाते हैं। सो इनका काम क्या है बेटा? मैं ग्रीन कलर लेकर के चल रही हूं फॉर पोटेशियम। तो ये क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में सोडियम आयंस को बाहर से अंदर की ओर कर रहे हैं, और काफी भारी संख्या में पोटेशियम को अंदर डाल रहे हैं। दीज आर leaky channels, right? So I can write it. These are Na plus and K plus leaky channels. ये हमेशा ओपन रहेंगे। इस चीज को मैं थ्योरी में लिख देती हूँ आगे। ये चीज समझ में आ गई बेटा? इसके अलावा यहां पर 2 गेट्स हैं, जो कि गेट्स अभी फंक्शनल स्टेट में नहीं है। फंक्शनल स्टेट में नहीं होने का मतलब है कि दे आर करंटली क्लोज्ड। तो मैं इसको क्लोज शो कर देती हूं, राइट? थोड़ा सा खोलते हुए कि ताकि पता चले गेट है, राइट? सो ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ये है वोल्टेज गेटेड चैनल। दोनों ही वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। These are voltage, मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही खुलेंगे, gated channels, राइट? सो वोल्टेज गेटेड चैनल्स किस किस चीज के? ये है सोडियम आयन का, एंड दिस वन इज फॉर पोटेशियम आयन। तो आपको 2 तरीके के चैनल्स तो क्लियर हो गए। वन इज दिस वोल्टेज गेटेड वन, एंड वन चैनल इज लीकिंग चैनल। एंड हियर वी हैव अ पंप। पंप क्या करता है बेटा? एटीपी को यूज करता है, और इस एटीपी को यूज करके ये बाहर की ओर फेंकता है 3 Na+ को, और अंदर लेकर के आता है 2 K+ को। यानी एक ऐसा पंप है जो कि दोनों चीजों के लिए फंक्शनल है, राइट? सो इट थ्रोज आउट 3 Na+ and causes influx of 2 potassium ions by utilizing ATP, right? So इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? What are these? ये जो रेड से दिखाया गया है, ये है हमारा Na+ K+ पंप, सोडियम पोटेशियम आयन का पंप। इज दैट क्लियर? 3 चीजें समझ में आ गई है यहाँ पर, राइट? सो पोलराइज्ड स्टेट में हो क्या रहा है, क्या क्या चीजें फंक्शनल दिख रही है बेटा आपको? यू कैन सी दैट सोडियम पोटेशियम पंप इज फंक्शनल एंड दीज लीकी गेट्स आर फंक्शनल। इस टाइम पर बाहर
जो ये जो ECF है, इसमें सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होती है। वहीं पर एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी सोडियम आयंस। साथ ही साथ नेगेटिव प्रोटीन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट? अब इस चीज को ध्यान से सुनना। बाहर क्या है बेटा? कैटायन ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, डेफिनेटली पोटेशियम भी है, पर पोटेशियम से ज्यादा क्या है? सोडियम है। अंदर सोडियम से ज्यादा पोटेशियम है और उससे भी ज्यादा, इन कैटायन से भी ज्यादा यहां पर नेगेटिव प्रोटीन्स हैं। इसकी वजह से अंदर जो सरफेस है इस मेम्ब्रेन का, दैट इज रिलेटिवली नेगेटिव, वहीं पर आउटर सरफेस इज पॉजिटिव, right? So the inner surface is here, it is negative, and outer surface is positive. समझ में आ रही है चीज बेटा? इस टाइम पर कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा है और इस वजह से ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये बिल्कुल बंद हैं। लीकी चैनल्स हमेशा काम कर रहे हैं। ये थोड़े अमाउंट में सोडियम को ऑलमोस्ट इम्परमिएबिलिटी शो करता है, एक्सोलेमा फॉर सोडियम आयंस, इसलिए थोड़े थोड़े लीक करके अंदर जा रहे हैं, ज्यादातर पोटेशियम अंदर जा रहा है। पर एक पंप हमेशा चल रहा है जो कि 3 सोडियम को अंदर से बाहर फेंक रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम सोडियम तो पहले ही बाहर ज्यादा है, तो ये 3 को बाहर क्यों फेंक रहा है? बेटा ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ जनरल याद रखो कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एटीपी को यूज करके 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है एंड 2 K+ को अंदर ला रहा है। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? राइट? इस पॉइंट पर अगर इनर सरफेस पर हम पोटेंशियल को मेजर करें, रिलेटिव वैल्यू बाहर की हम 0 ले लेते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि इस रेस्टिंग स्टेट में होगा, दैट इज known as resting membrane potential. What do we call it? थोड़ा सा मैं अंदर लेते हैं इसे हम कहते हैं RMP या resting membrane potential, right? And this resting membrane potential is minus 70 millivolts. RMP is minus 70 millivolts. I hope it is visible. समझ में आ रही है ये चीज बेटा? अब हुआ क्या? अब तैयारी हुई बेटा इम्पल्स के आने की। ऐसा नहीं है कि न्यूरॉन किसी भी इम्पल्स से स्टिम्युलेट हो जाएगा, उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए होती है, राइट? इट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इम्पल्स, जिसे हम बोलते हैं इसका थ्रेशहोल्ड इम्पल्स। तभी जाकर के ये जो एक्सॉन का पार्ट है ये एक्साइट होगा, राइट? सो क्या हुआ बेटा? आया इम्पल्स, राइट? हम ये ले लेते हैं, द इम्पल्स इज हियर, जरूरी है बेटा कि ये इम्पल्स इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से 10 से 15 मिलीवोल्ट ज्यादा हो। सो ये जनरली -60 से -55 मिलीवोल्ट के बीच में होता है। इसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड इम्पल्स। सो जैसे ही थ्रेशहोल्ड इम्पल्स आया, यहां पर बहुत सारे चेंजेस होंगे। सबसे पहली चीज, ये जो गेट है ये क्लोज हो जाएंगे, राइट? सो आई कैन शो इट लाइक दिस कि अब जो ये एटीपी का गेट है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है, दिस पंप इज नॉन फंक्शनल नाउ। अब अचानक से एक्सोलेमा की परमिएबिलिटी में चेंजेस आएंगे। अभी तक जो सोडियम के लिए लगभग इम्परमिएबल था, वो सडनली परमिएबल हो जाएगा। और उसके परमिएबल होने का रीजन क्या है? उसकी परमिएबिलिटी का रीजन है कि यहाँ पर ये जो गेट्स दिख रहे थे वो गेट्स अब ओपन हो जाएंगे। किसके गेट्स बेटा? यहाँ ओपनिंग होगी सोडियम के गेट्स की, राइट? सो मैं एक ही साइड दिखा दूं बेटा ऐसे गेट्स को, राइट? सो एक छोटे पार्ट में सोडियम के गेट्स अंदर की ओर खुल गए और जैसे ही ये खुलेंगे तो इसकी वजह से अंदर आ गया सोडियम आयन, राइट? सो हियर वी हैव
movement of Na plus from outside to the exoplasm, यानी इनफ्लक्स शुरू हो गया हमारे Na प्लस आयंस का। राइट, चीज समझ में आ रही है? अभी तक ये Na प्लस इन गेट्स के जरिए अंदर नहीं आ पा रहे थे। भाई गेट जो है सोडियम के वो अंदर की तरफ ही खुलते हैं, सो Na प्लस अंदर आना शुरू हुआ। अभी तक जब तक ये पोलराइज्ड स्टेट में था तब तक बाहर का जो मेम्ब्रेन है दैट वाज पॉजिटिव। बेटा मैं प्रीवियस स्टेट को सर्कल कर देती हूँ। तो प्रीवियसली इट वाज पॉजिटिव, अंदर इट वाज नेगेटिव, राइट? बाहर पॉजिटिव और अंदर की ओर है नेगेटिव। अब जैसे ही सोडियम अंदर आए तो पोटेशियम तो पहले ही ज्यादा था, अब सोडियम और आ गया, तो ये नेगेटिव प्रोटीन के कंपैरिजन में अब अचानक से केटायंस अंदर ज्यादा हो गए, तो यहां पर रिलेटिव रिवर्सल हो जाएगा चार्जेस का, अंदर का मेम्ब्रेन हो जाएगा पॉजिटिव और जो बाहर का सरफेस है एक्सोलेमा का दैट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, राइट? सो इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव आउटसाइड और अंदर हो गया पॉजिटिव। तो ये जो इतना सरफेस है दिस इज इन डीपोलराइज्ड स्टेट, राइट? बट इस चीज को ध्यान में रखोगे बेटा, जब भी इंपल्स ट्रेवल करता है तो न्यूरॉन के छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रेवल करता हुआ एक लोकल करंट जनरेट करते हुए आगे बढ़ता है। वहीं पर जो बचा हुआ हिस्सा है बेटा वहां पर कंडीशन सेम बनी हुई है, अंदर इट इज स्टिल नेगेटिव, right, and outer surface is still positive। यानी इस बात को समझो तो एक छोटा हिस्सा एक्टिवेट हो चुका है, वहीं पर ये जो हिस्सा है दिस इज स्टिल पोलराइज्ड, राइट? इस टाइम पर जो एक्टिवेटेड मेम्ब्रेन है, अगर इस पर पोटेंशियल को मेजर किया जाए तो उसे नाम दिया जाता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड ये पोटेंशियल सडनली पॉजिटिव होता है। इट इज फ्रॉम -70 इट जंप्स टू +30। हाउ मच इज इट? इट इज +30 millivolts। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द डीपोलराइज्ड स्टेट। अब होगा क्या बेटा, इसकी वजह से एक लोकल करंट जनरेट होगा। सो यहां होगा क्या, जो एक्टिव पार्ट है उससे जो अभी तक पोलराइज या रेस्टिंग पार्ट है उसमें एक लोकल करंट ट्रेवल करेगा और इंपल्स आगे की तरफ को मूव कर जाएगा। सो व्हाट हैपेंस हियर, लोकल करंट जनरेट होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस और आयनिक कंडीशंस का रिवर्सल हो जाएगा। गॉट दैट? तो ये लूप के फॉर्म में यहां पर लोकल करंट जनरेट हो गया। यानी अब इंपल्स इस एक्टिवेटेड पार्ट से इस पोलराइज्ड या रेस्टिंग पार्ट के अंदर ट्रेवल कर जाएगा। सो अब होगा क्या बेटा, आगे पढ़ ले। अब जो प्रीवियसली एक्साइटेड पार्ट था उससे इंपल्स आगे बढ़ चुका है, तो अब उसको वापस अपने रेस्टिंग फेज में जाना होगा। सो दोबारा से ले लेते हैं एक्सॉन, राइट बेटा? सो हियर इज आवर एक्सॉन। सो यहां पे होगा क्या, अभी तक जो शुरुआत वाला हिस्सा है वो कैसा है, आई वाज शोइंग इट सर्कल के साथ में। अभी तक बाहर नेगेटिव हो चुका है बेटा, राइट? और अंदर पॉजिटिव, यही कंडीशन थी ना एक्टिवेटेड पार्ट की। अब इंपल्स यहां से आगे चला गया, यानी इंपल्स फर्दर पहुंच चुका है। वहां क्या हुआ,
अभी तक जो अंदर की तरफ को नेगेटिव स्टेट था, बाहर था पॉजिटिव, यही था। अब जैसे ही इस पार्ट को इंपल्स मिलेगा, तुरंत यहाँ की भी परमिएबिलिटी चेंज होगी, सोडियम के गेट्स खुलेंगे और ये जो छोटा सा पार्ट है जो अभी तक रेस्टिंग फेज में था, अब वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। यानी यहां पर अब हुआ क्या, here we have सोडियम आयंस का इनफ्लक्स, राइट। सो here we have सोडियम आयन इनफ्लक्स। अब समझ में आया बेटा? यानी इम्पल्स तो अब आगे ट्रेवल कर गया, उसने आगे के एक छोटे से हिस्से को एक्टिवेट कर दिया और उसकी वजह से अब बाहर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और अंदर पॉजिटिव। इसी को तो हम डीपोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हिस्सा अब हो गया एक्टिवेट, दैट मीन्स इट इज डीपोलराइज्ड नाउ। तो अब जो प्रीवियसली डीपोलराइज्ड है, अब वो अपने प्रीवियस स्टेट में वापस आने की कोशिश करेगा। भाई मेरा तो काम हो गया, यहां से इंपल्स आगे जा चुका है, अब नाउ आई नीड टू बी एट रेस्ट। तो इसको रेस्ट पे लाने में कौन मदद करेंगे? इसको रेस्ट में लाने में मदद करते हैं हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऑफ K प्लस, राइट। सो यहां पर पोटेशियम के जो गेट्स हैं अब वो तुरंत खुल जाएंगे। बेटा पोटेशियम गेट्स की डायरेक्शन होती है सोडियम गेट्स के ऑपोजिट। तो ये रहे हमारे पोटेशियम के गेट्स, ये किस तरफ खुले हैं? ये खुल गए हैं बाहर की तरफ को, राइट। तो जैसे ही ये खुलेंगे, तुरंत अंदर जो इतना सारा पोटेशियम था उसमें से काफी सारा K प्लस बाहर की ओर मूव करना शुरू कर देगा। आउटफ्लक्स हो गया K प्लस का। अब बाहर तो सोडियम तो था ही, पर रिलेटिवली कम पड़ चुका था क्योंकि सोडियम काफी अंदर आ गया था। अब उसकी जगह पोटेशियम ने ले ली, तो कैटायंस दोबारा से बाहर भरपूर हो गए। तो जैसे ये कंडीशन आएगी, दोबारा से रेस्टिंग फेज दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। बाहर देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज और अंदर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव लाने के लिए किसने मदद करी है? इसमें मदद की हमारे K प्लस गेट्स ने। तो ये जो हिस्सा है, नाउ इट इज रीपोलराइज्ड, वापस से पोलराइज स्टेट में है। यानी अगर इस टाइम पर अगर मैं दोबारा से इस पार्ट पे चेक करूं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इट्स गोना बी ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई होप इट इज क्लियर। दोबारा सुन लो एक बार ढंग से। पोलराइज स्टेट वो स्टेट है जिसमें मेम्ब्रेन रेस्ट पर होता है, कोई इंपल्स नहीं आ रहा होता, राइट। और इस वजह से यहाँ पर केवल लीकी चैनल्स काम कर रहे हैं। लीकी चैनल्स तो हमेशा काम करते हैं सारे स्टेजेस में, बट एनसीईआरटी इनका जिक्र नहीं करती, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में बार बार रिपीट नहीं किया है बेटा, राइट। वोल्टेज गेटेड चैनल्स अभी तक बंद होते हैं और एक पंप चल रहा होता है जो कि सोडियम पोटेशियम पंप है। एक एटीपी को यूज करके 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 K प्लस को एक्सोप्लाज्म में लेकर आता है। Why is it functioning? वो मैं आपको अभी बताती हूँ रिपोलराइज में दोबारा आकर के। सो रेस्टिंग स्टेज में हुआ क्या बेटा? रेस्टिंग स्टेज में बाहर कैटायंस ज्यादा है, बाहर सोडियम बहुत ज्यादा है, उससे कम वहां पर पोटेशियम है। अंदर पोटेशियम ज्यादा है, सोडियम कम है, पर अंदर एक्सोप्लाज्म में जो ये कैटायंस हैं, सोडियम पोटेशियम दोनों को मिला लो, उससे ज्यादा नेगेटिव प्रोटीन्स हैं और इसी वजह से अंदर के जो सरफेस है उसका चार्ज नेगेटिव और बाहर वाले का पॉजिटिव होता है। एट दिस पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड ऑन इनर सरफेस इज गोना बी -70 मिलीवोल्ट, जिसे हम बोलते हैं RMP यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसे ही इंपल्स आएगा, वो इंपल्स थ्रेशोल्ड इंपल्स होना चाहिए, यानी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उससे 10 से 15 मिलीवोल्ट तक ज्यादा हो अगर, तो तुरंत यहाँ पर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, एक छोटा हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा। इस एक्टिवेटेड पार्ट को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड पार्ट। व्हाट हैपेंस देयर? यहाँ पर सोडियम की जो परमिएबिलिटी है, एक्सोलेमा की जो परमिएबिलिटी है फॉर सोडियम आयंस, दैट सडनली चेंजेस। और उसमें होगा क्या? लीकी गेट्स तो काम कर ही रहे थे, यहाँ पर अब Na+ के गेट्स खुल जाएंगे जो कि वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। तो Na+ के वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे इस वोल्टेज पर, और ये
अंदर की तरफ को सोडियम को फेंकना शुरू करेंगे। नाउ अंदर K+ भी ज्यादा है, Na+ भी ज्यादा हो गया, नेगेटिव प्रोटीन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, सो अंदर का सरफेस हो गया पॉजिटिव, बाहर का सरफेस हो गया नेगेटिव, एंड दिस कंडीशन, दिस पोलैरिटी इज नोन एज द एक्टिवेटेड स्टेट, यानी जो पोलैरिटी एक्चुअली रेस्टिंग में थी उससे ऑपोजिट हो गई ना, डीपोलराइज्ड हो गई। इसी से जुड़ा हुआ एक्सॉन का जो पार्ट है वो अभी तक पोलराइज्ड स्टेट में या रेस्टिंग फेज में ही है। होगा क्या, लोकल करंट के फॉर्म में इंपल्स आगे की ओर पहुंचेगा, जैसे ही वो एक्टिवेटेड पार्ट से जुड़े हुए पार्ट में जैसे ही इंपल्स पहुंचेगा तो जो प्रीवियसली एक्टिवेटेड पार्ट था वो सोचेगा मैं रेस्ट पे चला जाऊं, तो शुरू हो जाता है रीपोलराइजेशन। पर रीपोलराइजेशन के लिए Na+ के गेट बाहर तो खुल नहीं सकते, तो यहां पर जैसे ही ये AMP आएगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा +30 मिलीवोल्ट, K+ के गेट्स खुल जाएंगे और वो बाहर की तरफ पहुंच करके वापस से रेस्टिंग फेज ला देंगे उस छोटे हिस्से का, और इंपल्स जहां पे पहुंचा वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा। गॉट दैट? ये चीज समझ में आ रही है? इसी तरीके से छोटे छोटे हिस्से में लोकल करंट्स के फॉर्म में इंपल्स ट्रेवल करता है थ्रू आउट द न्यूरॉन, इसी को हम बोलते हैं इंपल्स कंडक्शन। आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पार्ट। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पॉइंट कि ये पंप क्यों काम कर रहा था। बेटा हमने देखा कि K+ बाहर खुल रहे हैं, K+ के चैनल के वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वहीं पर Na+ के अंदर, जबकि हम पहले पॉइंट में बोलते हैं कि बाहर Na+ ज्यादा होना चाहिए और अंदर K+। तो इस कैटायंस का जो एक बेसिक इक्विलिब्रियम है उसे मेंटेन कराने की कोशिश में ये पंप हमेशा चलता रहता है ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज, राइट। बट द इम्पल्स कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज यहाँ पर दिस इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी अचीव्ड बिकॉज यहाँ पर लीकी चैनल्स कंटिन्यूसली काम करते हैं एंड वी आर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, तभी तो हम जिंदा हैं, तो ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट हमेशा बना रहता है, राइट। तो हुआ क्या बेटा, सबसे पहला फेज, तीनों फेजेस को मैं इन टेबुलेटेड फॉर्म में ही पढ़ा रही हूं। सबसे पहला फेज क्या था, देयर वाज अ पोलराइज्ड और द रेस्टिंग मेम्ब्रेन फेज। इस फेज में है क्या, इस फेज में ECF has Na+ more than K+, वहीं पर एक्सोप्लाज्म has K+ more than Na+, right? But exoplasm has cations less than negatively charged proteins, और इसी वजह से outer surface of exolemma is positively, while inner surface is negatively charged, right? To maintain this, Na+ K+ pump functions, right? And what it does, it causes outflux या efflux of, efflux is the right word, outflux ना लिख के efflux लिख देती हूँ बेटा, efflux of 3 Na+ and influx of 2 K+ utilizing 1 ATP. Is that clear? एक नोट लगा देती हूँ यहीं पर, exolemma is almost
impermeable for Na plus, though leaky gates या leaky channels are always functional. Is that clear? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? और ये चैनल्स भी सोडियम को कम ही पंप कर रहे हैं. इस पॉइंट पर अंदर वाले सरफेस पर अगर हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल जज किया, सो पोटेंशियल डिफरेंस on inner surface considering outer surface as 0, right? Inner surface is called resting membrane potential, and this resting membrane potential is minus 70 millivolts. I hope it is clear. यहाँ तक ये समझ में आ रही है चीज बेटा? Now ये कंप्लीट रेस्ट का स्टेट है. अब आ गए जब इम्पल्स आना शुरू हुआ, यानी डीपोलराइजेशन हुई. As axon receives threshold impulse that is around minus 55 ले लेते हैं बेटा, 60 to minus 55 हो सकता है ये. So minus 55 millivolts होगा क्या? Permeability of exolemma for Na plus changes. इससे क्या होगा बेटा? Voltage gated Na plus channels खुल जाएंगे. They open inwards. बेटा एनसीईआरटी में वोल्टेज गेटेड एंड लीकी चैनल्स नाम नहीं दिया गया, वहां पर सोडियम के चैनल्स या सोडियम गेट कहा गया है. सो वहां पर वो इन्हीं की बात करें तो लीकी चैनल्स का वहां पे जिक्र ही नहीं है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज गेटेड चैनल्स. सो दे ओपन इनवर्ड्स. इसकी वजह से क्या होगा? Na प्लस इनफ्लक्स होगा इन द एक्सोप्लाज्म, राइट. इसकी वजह से टोटल कैटायन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई. सो दैट कॉजेज रिवर्सल ऑफ एक्सोलेमा polarity, right? That means the outer surface turns negatively and inner positively charged. Is that clear? अब इस पॉइंट पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चीज बता देते हैं. सॉरी, इस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सो पोटेंशियल डिफरेंस at this stage
is called action membrane potential or the spike potential, right? And this action membrane potential is plus 30 millivolts. अचानक से -70 से +30 पर पहुंचा, इसलिए स्पाइक पोटेंशियल भी कहा गया. Is that clear? Now, impulse is conducted from stimulated part to attached resting part, small resting part I must say, in form of local current. राइट बेटा? सो इम्पल्स आगे कंडक्ट हो गया. नाउ सेम कंडीशन उस रेस्टिंग पार्ट के साथ आएगी और जो एक्टिवेटेड पार्ट है अब वो वापस रेस्ट पर आ जाएगा. राइट? दैट्स व्हाट वी डू इन repolarized स्टेट. So now the depolarized part returns back to polarized or resting state. इसके लिए होगा क्या? At +30 millivolts voltage gated K plus channels open outwards, right? और इसलिए K plus बाहर चले गए. So outer surface turns positive while inner negatively charged, just like the resting phase, right? So it is called repolarization state. यानी वापस से अब वो बैक टू नॉर्मल आ गया और इम्पल्स आगे धीरे 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 करके लोकल करंट्स के फॉर्म में एक जोन से दूसरे जोन में कंडक्ट होता चला गया. राइट? सो लेट्स पुट 2 नोट्स हियर. पहला नोट तो ये कि इम्पल्स is continuously conducted as local current right? By activating small zones या small areas, right? दूसरा नोट बेटा, ये जो K प्लस के गेट्स हैं ये बहुत ही सुस्त गेट है, खुलते बड़ी मुश्किल से, बाहर की तरफ खुल गए तो बंद ही नहीं होंगे. सो बड़ी आलस की इनकी हैबिट है. राइट? सो वोल्टेज गेटेड, K प्लस गेट भी बोल सकते हो आप, वोल्टेज गेटेड K प्लस चैनल्स are delayed channels. That means
they show slow closure. और इसकी वजह से क्या होगा, आउटर सरफेस के ऊपर K+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. Therefore, outer surface has higher, more than normal, that means K+ accumulation, making outer surface excessively पॉजिटिव. और इस एक्सेसिव पॉजिटिव स्टेट को हम बोलते हैं हाइपरपोलराइज्ड स्टेट. राइट बेटा. और इसमें भी मदद करता है सोडियम पोटेशियम पंप. कोशिश करेगा कि भाई नॉर्मल, बाहर नॉर्मल पॉजिटिव चार्जेस आ जाएं और अंदर नॉर्मल नेगेटिवली चार्ज सरफेस आ जाए, ताकि फर्दर इंपल्स जब आए तो उसके लिए हम एक्ट तो कर सकें. इतना ज्यादा पॉजिटिव आ गया तो पहले नॉर्मलाइजेशन तो करें. तो नॉर्मलाइजेशन में कौन मदद कर रहा है, वही सोडियम पोटेशियम पंप. और इसी वजह से वो रेस्टिंग फेज में चलता है. राइट. इट इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन. Any problem with it? यहाँ तक चीज समझ में आई बेटा. So that was all about the conduction. Well, so अगर हम इस impulse conduction को समझते हैं with the help of a graph, so it will make it easy for us to understand कि कौन कौन से stages हैं यहाँ पर. Right बेटा? So graph ले लेते हैं. Right? Is that clear? On this axis, we are taking time in milliseconds, right? और दूसरे पर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल यहाँ पर ले रहे हैं in millivolts. Is that clear beta? That's 0. बेटा है क्या कंडीशन? सी यूजुअली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट्स होता है. यानी जब तक इम्पल्स नहीं आएगा तो एक जो न्यूरॉन है या एक जो नर्व का पार्ट है दैट विल बी एट -70 मिलीवोल्ट्स. जैसे ही इम्पल्स आता है, इनिशियली वो इम्पल्स जब रिसीव होगा तो इनिशियल फेज में जब तक चैनल्स खुलेंगे नहीं, तो शुरुआत का वो फेज होता है जब तक थ्रेशहोल्ड इम्पल्स तक ये ना पहुंच जाए. जैसे थ्रेशहोल्ड इम्पल्स आएगा तुरंत जो न्यूरॉन है दैट विल एंटर इनटू अ फेज ऑफ पोलराइजेशन. थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है बेटा लाइन, बट आई होप इट इज टेंजिबल इनफ. समझ में आ ही रही है आपको? ठीक है. और ये पहुंच जाता है टू द वैल्यू ऑफ +30 मिलीवोल्ट्स. राइट. तुरंत ये डीपोलराइज होगा फ्रॉम द पोलराइज्ड स्टेट, एंड जैसे ही K+ के चैनल्स खुलेंगे तो ये दोबारा से हो जाएगा रीपोलराइज. राइट. तो रीपोलराइज होकर के इसे आना चाहिए -70 पर ही, बट एज आई टोल्ड यू कई बार ये हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में भी चला जाता है. एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस हाइपरपोलराइज्ड स्टेट? दैट इज यूजुअली ईदर -80 to -90 मिलीवोल्ट्स. मैं सीधा -90 ले रही हूँ बेटा. राइट. सो इस पूरे जो पूरा इवेंट है इसे हम छोटे फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, विच आर ऑल दोज फेजेस. दैट्स A, दैट्स B, C,
and this phase is D. Right? What is A? A क्या है बेटा? A वो phase है जिसे हम latent phase कह सकते हैं. So what is latent phase? That is time taken by Na plus voltage gated Na plus channels. I must write here Na plus gate बोल सकते हो. So voltage gated Na plus channels to open in response to threshold impulse. राइट बेटा? तो इनिशियल जो ये फेज है उसके लिए Na प्लस चैनल्स जहां पे खुल रहे हैं. नाउ बी फेज है डीपोलराइजेशन का. दैट इज डीपोलराइजेशन फेज. राइट? जब Na प्लस के गेट्स पूरे तरीके से खुल चुके हैं, ये पॉइंट है बेटा स्पाइक का, जिसे हम स्पाइक पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह सकते हैं. एंड हियर वी हैव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इज दैट क्लियर? सी इज वापस से पोलराइज हो रहा है, सो इट इज रीपोलराइजेशन फेज. राइट बेटा? एंड डी इज हाइपर polarization phase. Is that clear? और hyperpolarization phase के अंदर जो पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, that is minus 90 millivolts. Is that clear? ये चीज समझ में आ रही है यहां से? So बेटा जब तक ये हाइपरपोलराइज से वापस पोलराइज स्टेट में कंप्लीटली ना आ जाए, देयर इज स्टिल अ चांस कि नेक्स्ट इंपल्स ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, आई मीन कंडक्ट नहीं हो पाएगा. तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? जो हाइपरपोलराइजेशन वाले फेज के अंदर, इनफैक्ट जब वो डीपोलराइज स्टेट में तब भी तो नया इंपल्स नहीं ले सकता, तो उस फेज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड. दे कैन बी अ क्वेश्चन ऑन रिफ्रैक्टरी पीरियड. Right? So what is refractory period? The time period, or directly I can write the period during which neuron cannot receive or cannot respond to the next or the consecutive impulse. Is that clear? So that is the phase of, जनरली जो हाइपरपोलराइजेशन फेज है उसी को हम बोला करते हैं. ये बेसिकली रेस्ट का पीरियड है ताकि सक्सेसिव जो इम्पल्स आए, जो स्टिम्युलस आए, उसके बीच में एक गैप प्रेजेंट हो. आई होप इट इज क्लियर. ये चीज समझ में आ रही है बेटा? अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है क्या? नेक्स्ट इज हाउ द इम्पल्सेस, जो भी अभी तक आपने देखा, जितने भी इम्पल्सेस की मैं बात करूं, जो इम्पल्स कंडक्ट हुए थ्रू द एक्सॉन, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आर दे ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन्स की ही एक सीरीज को तो हम नर्व कहते हैं. सो हाउ इज इट डन? सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. पढ़ लेते हैं अबाउट द transmission of impulse, and this transmission of impulse takes place by or through synapse.